हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज जो है हम आपको पढ़ाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर 10, जिसके अंदर हम जो है सबसे पहले बात करेंगे सीड के बारे में। आपको याद होगा लेक्चर 9 में हमने सीड के जो बेसिक्स थे वो आपको बता दिए थे। आज हम जो है सीड की डोरमेंसी यानी कि सीड की मैचुरेशन और उसकी डोरमेंसी की बात करेंगे। हम सीड के एडवांटेजेस की बात करेंगे, देन सीड के हम बायबिलिटी की बात करेंगे। इसके अलावा जो है हम फ्रूट्स की भी बात कर रहे होंगे। ऑल दो ये जो फ्रूट्स का जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो आपका जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी दे रखा है, वहां पर भी हमने पढ़ा दिया था, यहाँ पर भी हम आपको बता देंगे। ठीक, तो जो है ये सब हमें आज पढ़ना है। एक जो टॉपिक है जो हमारा रह जाएगा आज के लिए वो होगा हमारा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इसके बाद जो आपका लेक्चर 11 आएगा उसके अंदर एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी की आपसे बात की जाएगी। और इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था ना, स्पोरोफिटिक जनरेशन की जो बात करी जाएगी आपसे, गैमिटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन, इसकी बात भी आपसे अगले लेक्चर में मैं करे बताऊंगा। ठीक, और अब तक जितने स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हैं उन सब की प्लॉइडी की टेबल भी आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगी। यानी कि इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, फिर ये चैप्टर जो है बेहतरीन तरीके से आपका रैप अप हो जाएगा, सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो चलो आओ आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को अगर हमारे नोट्स चाहिए, आज की पीडीएफ चाहिए, तो वो उसे मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलो आओ बेहतरीन तरीके से आज के लेक्चर को अब हम शुरू करते हैं। आओ देखो, मैं स्लाइड निकाल लेता हूं, फिर हम जो है आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर भी बहुत इजी है और आसान है। इजी आसान दोनों सेम बात है, मतलब इजी है, मतलब कुछ नहीं करना, बस सुनना है ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले जो है आपका मैंने सीड की शुरुआत कर दी थी, अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया था जो इंटेग्यूमेंट होते हैं वही सीड कोड बनाते हैं, बट ये वाली बात मैंने आपको लिखाई नहीं थी। तो चलो आओ उससे रिलेटेड बातों को हम लिख लेते हैं। क्या मैंने आपको माइक्रोपाइल और इसका फंक्शन बता दिया था? अब चलो वो तो मुझे याद नहीं, लास्ट लेक्चर में शायद बताया नहीं था, मैं आपको लिखवा देता हूँ। आओ चलो देखो, तो आप यहाँ पर हेडिंग डालो सीड कोट फॉर्मेशन। आप हेडिंग डालोगे बच्चा सीड कोट फॉर्मेशन, हेडिंग है आपकी सीड कोट फॉर्मेशन, सीड कोट का फॉर्मेशन। ठीक है, देखो सीड कोट फॉर्मेशन। तो आपको याद होगा जो ओव्यूल के बच्चा इंटेग्यूमेंट होते हैं, आपको पता है ओव्यूल ही सीड बनता है आगे चल के, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जो उसके आपके इंटेग्यूमेंट होते हैं ओव्यूल्स के, वही आपके सीड कोट बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप यही लिख लोगे। आप क्या लिखोगे? यार ये तो ज्यादा थिक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा थिन करते हैं। आओ देखो, तो सबसे पहले आप यही लिख लोगे, जो इंटेग्यूमेंट होते हैं बच्चा वही सीड कोट बनते हैं। तो आप लिखोगे इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल ही आपके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनते हैं? सीड कोट बनते हैं। ठीक, आप यहां लिख सकते हो डेवलप्स, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड कोट। और ये कब होता है भैया? फर्टिलाइजेशन के बाद ये आपका होता है। ठीक, इसके अलावा आप लिखोगे ये सीड कोट से हो क्या रहा है। जो आपका सीड कोट है ये आपके कैसे होते हैं? ये सीड कोट होते हैं बच्चा आपके हार्ड, और इनका जो फंक्शन होता है वो होता है सीड को, जो एम्ब्रियो है अंदर, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे सीड कोट, सीड कोट बिकम्स हार्ड एंड, सीड कोट बिकम्स हार्ड एंड प्रोटेक्टिव, बिकम्स हार्ड एंड प्रोटेक्टिव। और इसके अलावा आपको याद होगा माइक्रोपाइल नाम की एक ओपनिंग रहती थी जहां पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट रहते थे, उसी को तो आप माइक्रोपाइल कहते थे। बिल्कुल, तो माइक्रोपाइल बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है सीड कोट के अंदर भी। ठीक है, यानी कि वो पोर बना का बना रहता है आपका, और उससे क्या जाता है आपको ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, मैं लिखवा भी दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर बच्चा क्या, आप लिखोगे माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर, remains as a small pore, एज अ स्मॉल पोर। और माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है? ये पोर क्यों बंद नहीं हुआ? ये पोर इसलिए बंद नहीं हुआ क्योंकि भैया इसी पोर से क्या होगा,
आपका वाटर एंटर करेगा, आपकी ऑक्सीजन एंटर करेगी। आपका क्या एंटर करेगा बच्चा? आपका वाटर एंटर करेगा, आपकी ऑक्सीजन एंटर करेगी। और जब दोनों चीजें एंटर कर जाएंगी, इससे क्या होगा? आपका जर्मिनेशन होगा। तो ये मदद करता है कब? जर्मिनेशन के समय जो है आपका माइक्रोपाइल मदद करता है। तो इस वाली बात को भी आप लिख लोगे। तो आप यहां पर लिखो माइक्रोपाइल फंक्शन। माइक्रोपाइल फंक्शन क्या है? माइक्रोपाइल का फंक्शन, माइक्रोपाइल फंक्शन, एक मिनट हटाओ उसको। तो क्या हो गया? पेन कहाँ गया भाई? माइक्रोपाइल फंक्शन, तो आप यहां पर लिख लोगे क्या? आप यहां पर लिखोगे एंट्री है, इसी से एंट्री होती है किसकी? आपके वाटर की एंड ऑक्सीजन की। एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। और इससे क्या होगा? आपका जर्मिनेशन होगा। तो आप लिख दो सीधे यहां पर हेल्प्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन, हेल्प्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन, हेल्प्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो ये कब मदद कर रहा है आपकी बच्चे? जर्मिनेशन के समय आपकी मदद कर रहा है। कौन? आपका ये स्मॉल पोर, जिसका नाम है आपका माइक्रोपाइल। ठीक है, जिसको ओव्यूल का स्ट्रक्चर अच्छे से याद होगा उसको पता है माइक्रोपाइल क्या है। ठीक है, क्योंकि इंटेग्यूमेंट भैया किसमें बदल गया? आपके सीड कोट में ओव्यूल बदल जाता है सीड के अंदर, तो वो जो पोर होता है वो भी एज इट इज सीड के अंदर रहता है। ठीक है, आप क्या करोगे? पॉज करोगे और नोट करोगे। इसके बाद मैं सीड के मैचुरेशन और उसकी डोरमेंसी की बात करूंगा। ठीक है, बहुत इजी इजी टॉपिक है यार। ठीक है, मैं चाहता तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ा सकता था, जो भी थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं लिखा देता आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में भी सेम एज इट इज ये लाइनें दे रखे हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। बट कोई ना, लिख लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया? आओ देखो आगे। अब आप हेडिंग डाल लोगे बच्चा, क्या? आप हेडिंग डालोगे सीड मैच्यूरेशन एंड डोरमेंसी। जब आपका सीड मैच्यूरेट करता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं? सीड मैच्यूरेशन एंड डोरमेंसी, एंड डोरमेंसी, यानी कि सीड मैच्यूरेट करके क्या होता है? एक डोरमेंसी की स्टेट में चला जाता है। देखो, तो आप लिखोगे ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, आप लिखोगे बच्चा ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन नहीं यार, मैच्यूरेशन, जर्मिनेशन की बात थोड़ी कर रहे हैं यार। ड्यूरिंग सीड मैच्यूरेशन क्या क्या होता है? देखो, जब आपका बच्चा सीड मैच्यूरेशन स्टेट में जाता है तो उसके साथ क्या होता है? जो उसका वाटर कंटेंट होता है बच्चा, 10 to 15% उसका वाटर कंटेंट आपका कम हो जाता है। जो एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। एम्ब्रियो जो है आपका एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, इसी को आप कहते हो बच्चा डोरमेंसी। ये होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है समझो। देखो, सीड बन गया, अब ऐसा तो है नहीं कि भैया उसे तुरंत जो है आप क्या करोगे? डाल दोगे और आप प्लांट उगा लोगे। क्या पता भाई सीड रखा रहेगा, आप 6 महीने बाद यूज करो, 8 महीने बाद यूज करो, तो उसके लिए जरूरी है ना भाई सीड एक डोरमेंट स्टेट में रहे। समझे या नहीं समझे बताओ? अगर ऐसा होता कि भाई सीड के अंदर ही डोरमेंसी की स्टेट ना आती, तो भैया फिर तो आपको तुरंत बनते ही डालना पड़ता कि डालो और इसको प्लांट बनाओ भैया, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। सीड जो है बच्चा एक डोरमेंट स्टेट में चला जाता है, जिसके अंदर क्या करता है? वो वाटर कंटेंट कम कर देता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है एम्ब्रियो की वो स्लो डाउन हो जाती है, और इस तरीके से वो एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। और कब जो है जर्मिनेट करता है? जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, जैसे कि पानी मिलता है, इसको प्रॉपर पानी मिले, प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, ठीक है, और जो इसको टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेट करने के लिए वो मिले, तब जो है अपना क्या करता है? ये डोरमेंसी की स्टेट से बाहर आता है और जर्मिनेट कर जाता है। तो अगर ये डोरमेंसी ना होती तो आप जो है सीड को स्टोर नहीं कर पाते, और अगर आप स्टोर नहीं कर पाते तो बच्चा आप जो है सपोज करो इस सीजन आपकी फसल हो गई, सीड मिल गया आपको, अगले सीजन आप उसको कैसे इस्तेमाल कर पाते? उसके अंदर डोरमेंसी है, इसलिए तो आप अगले सीजन में उसको इस्तेमाल कर लेते हो। ये मैं आगे एडवांटेजेस ऑफ सीड्स में भी ये पॉइंट लिखाऊंगा कि भैया जो बेसिस है ना हमारे एग्रीकल्चर का, वो हमारा सीड है, क्योंकि इसके अंदर खासियत है किसकी? कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं। क्यों स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर डोरमेंसी होती है बच्चा। ठीक है, अगले सीजन में आप डालोगे तो तभी ये उगेगा। आओ देखो, आप इसको स्टोर कर सकते हो सीड को। तो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन क्या क्या होता है?
मैंने आपको बताया सबसे पहला पॉइंट, ये वाटर का जो कंटेंट होता है वो आपका घट जाता है, कितने से, 10 से 15%। तो आप लिखोगे वाटर कंटेंट रिड्यूसेस, वाटर कंटेंट रिड्यूसेस टू वाटर कंटेंट रिड्यूसेस टू 10 to 15%। लगभग 10 से 15% क्या होता है, आपका वाटर कंटेंट कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है किसकी, एम्ब्रियो की, वो आपकी स्लो डाउन हो जाती है। तो आप लिखोगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लोज डाउन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लोज डाउन। ठीक, और इससे क्या होता है, इससे जो है आपका बच्चा एम्ब्रियो आपका डोरमेंसी यानी कि इनएक्टिव स्टेट में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो आप लिखोगे एम्ब्रियो एंटर्स डोरमेंसी, एम्ब्रियो एंटर्स डोरमेंसी। और डोरमेंसी का मतलब आप लिख लोगे इनएक्टिव स्टेज, डोरमेंसी का मतलब है बच्चा आपका इनएक्टिव स्टेज। तो एम्ब्रियो जो है आपका एक इनएक्टिव स्टेज के अंदर चला जाता है। ठीक, इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेट। अब मैं लिख दूं यहां पर जर्मिनेशन फिर कब होगा, भैया जर्मिनेशन तब होगा जब उसे प्रॉपर यानी कि एडिक्वेट क्या मिले बच्चा, मॉइस्चर मिले, आपका जो है क्या कहते हैं ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो और आपका सूटेबल टेम्परेचर हो। जब ये सारी चीजें उसके पास होंगी वो जर्मिनेट कर जाएगा सीड आपका। तो आप यहां पर लिखो जर्मिनेशन अकर व्हेन, जर्मिनेशन अकर व्हेन, जर्मिनेशन अकर्स व्हेन। आज थोड़ा जो है बच्चा आपका जो है थ्योरी वाला लेक्चर है, ठीक है, बट मजा आएगा आपको पढ़ने में। कब होगा, क्योंकि काफी चीजें जनरल नॉलेज की हैं इसमें। एडिक्वेट क्या मिले बच्चा उसको, एक मिनट, इस कलर से नहीं, कलर दूसरा लेते हैं। उसको मिले बच्चा क्या, आपका प्रॉपर मॉइस्चर, यानी कि एडिक्वेट मॉइस्चर मिले उसको। ठीक, सूटेबल टेम्परेचर हो, क्या हो आपका सूटेबल टेम्परेचर, जो सीड को जरूरत है जिस टेम्परेचर की, जिस टेम्परेचर पर वो ग्रो करेगा जर्मिनेट करेगा, सूटेबल टेम्परेचर हो। और इसके अलावा क्या चाहिए उसको, चाहिए बच्चा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, प्रॉपर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो अब आप क्या करोगे बच्चा, इसको यहां पर पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। आपको समझ में आ गया सीड मैच्योरेशन क्यों जाता है डोरमेंसी की स्टेट में, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, जिससे कि जब हमारा मन करे तब हम डालें और आपका वो उग जाए। बट ऐसा नहीं है कि बच्चा हर सीड की एक वायबिलिटी होती है, आपको याद होगा पोलन वायबिलिटी जैसे होती है, ऐसी सीड की वायबिलिटी होती है। एक टाइम पीरियड होता है, उतने में ही क्या होता है बच्चा, वो जो है इस्तेमाल करा जा सकता है। अगर उससे ज्यादा हो गया तो भैया फिर वो अपना कैपेसिटी खो देता है जर्मिनेट करने की। ठीक है, तो हर सीड की एक वायबिलिटी होती है जो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। ठीक है, पॉज करो और नोट डाउन कर लो। हो गया, चलो कर लिया होगा आपने। अब आ जाओ बात करते हैं फ्रूट फॉर्मेशन की, अब बात करते हैं फ्रूट फॉर्मेशन की। देखो भैया फ्रूट फॉर्मेशन पे आ जाओ। अब बात होगी आपके फ्रूट की फॉर्मेशन की। तो ये वाली बात भी मैंने आपको बता दी है, क्या बता दी है भैया, जो आपकी राइपेंड ओवेरी होती है वही आपकी फ्रूट होती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओवेरी बच्चा फ्रूट के अंदर आपकी कन्वर्ट हो जाती है, जिस तरीके से ओव्यूल आपका सीड में डेवलप हो गया था। ठीक है, और भैया ओवेरी के अंदर था ओव्यूल, तो सेम वे में क्या होगा, फ्रूट के अंदर होगा आपका सीड, फ्रूट के अंदर होगा बच्चा आपका सीड। तो ये वाली बात भी आप लिख लोगे। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, फ्रूट फॉर्मेशन, आप लिखोगे बच्चा फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन। तो फ्रूट फॉर्मेशन में आप क्या लिखोगे, फ्रूट फॉर्मेशन में आप लिखोगे जो आपका बच्चा ओव्यूल है वही डेवलप कर गया किसके अंदर, वही डेवलप कर जाता है किसके अंदर, सीड के अंदर। और जो आपकी बच्चा ओवेरी है वो आपकी डेवलप कर जाती है किसमें, आपकी फ्रूट में, आपकी फ्रूट में। तो मैं यहां पर लिख दूं डेवलप्स इनटू, बिल्कुल डेवलप्स इनटू
ओव्यूल आपका डेवलप कर गया फर्टिलाइजेशन के बाद किस में, सीड में, ओवेरी डेवलप कर गई फ्रूट में। अब जो है ये जो प्रोसेस होती है बच्चा, ओव्यूल से सीड बनना, ओवेरी से फ्रूट बनना, ये दोनों प्रोसेस जो है आपकी साइमल्टेनियसली होती है, यानी कि साथ साथ आपकी होती हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं हो रही हैं, साथ साथ होती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या देना है इसका आंसर। तो आप क्या करोगे, आप याद रखोगे भैया, क्या याद रखोगे, देख आप जो है इस पॉइंट को यहां पर लिख लोगे कि ये जो दोनों प्रोसेसेस हो रही हैं, बोथ प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ओव्यूल का सीड बनना, ओवरी का फ्रूट बनना, ये साथ साथ होता है। तो आप लिखोगे बोथ प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली, अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। आप ऐसा करो, यहां पर इसको इस तरीके से करो और इसको ये करो, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये बोथ प्रोसेस किसकी बात करिए। कोई कहेगा सर हमें समझ में नहीं आया, आपने लिखा नहीं, तो भी आप समझ में आ गया, ओव्यूल का सीड बनना, ओवेरी का फ्रूट बनना, ये साथ साथ होता है, ठीक है। अब जो है आपको ओवेरी की बच्चा एक वॉल थी जिसको आप ओवेरी की वॉल कहते हो, बिल्कुल, ओवेरी बन गई फ्रूट, तो ओवेरी बॉल भी तो आपकी क्या बन जाएगी, फ्रूट वॉल, और जो फ्रूट वॉल होती है उसको हम कहते हैं आपका पेरिकार्प, फ्रूट वॉल को हम क्या कहते हैं, आपका पेरिकार्प। तो फ्रूट वॉल के बारे में लिखूं यहाँ पर, बिल्कुल फ्रूट वॉल के बारे में लिखते हैं, चलो आओ देखो। तो आप यहाँ पर लिख दोगे फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल क्या है आपकी फ्रूट वॉल, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं बच्चा क्या, ओवेरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प, यही है आपकी फ्रूट वॉल। ओवेरी वॉल डेवलप्स इनटू, ओवेरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प, ओवेरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प। और पेरिकार्प को ही हम क्या कहते हैं बच्चा, आपकी फ्रूट वॉल कहते हैं, पेरिकार्प को ही हम क्या कहते हैं, फ्रूट वॉल कहते हैं। आप ऐसा करो, यहां पर इसको पॉज करो, नोट डाउन करो, क्योंकि इसके बाद हम टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात करेंगे, जिसके अंदर आपका ट्रू फ्रूट आएगा, आपका फॉल्स फ्रूट आएगा, आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आएगा, इसके अलावा ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट की भी हम बात करेंगे। वैसे जब मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाई थी बच्चा, वहां पर ही फ्रूट की हमने बेहतरीन चर्चा आपके साथ करी थी, तो एक बार आप उस पार्ट को और देखना, जिससे फ्रूट आपका पूरा कंप्लीट हो जाए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे, हो गया। आओ देखो, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में। कहा ना मैंने, आज का जो लेक्चर है बच्चा वो जो है आपका कैसा है, ये लेक्चर आपका जो है थ्योरी वाला रहने वाला है, थ्योरेटिकल लेक्चर आपका ये रहेगा, टाइप्स ऑफ फ्रूट। सबसे पहले आ जाता है बच्चा इसके अंदर क्या, आपका आ जाता है फ्लैशी फ्रूट, अरे फ्लैशी नहीं, सॉरी, सबसे पहले ट्रू फ्रूट। क्या होता है ट्रू फ्रूट, एक बात बताओ, मैंने तुमसे क्या कहा था, फ्रूट, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, फ्रूट क्या है, सर फ्रूट कुछ नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी आपकी कन्वर्ट हो गई फ्रूट के अंदर, जिस फ्रूट के अंदर जो फ्रूट आपका ओवेरी से डेवलप होता है उसी फ्रूट को हम कहते हैं आपका ट्रू फ्रूट, जो फ्रूट आपका ओवेरी से डेवलप होता है उसी को मैं कहता हूं आपका ट्रू फ्रूट। यानी कि इससे आपके मन में एक सवाल आया, सर ऐसा भी हो सकता है कि फ्रूट ओवेरी के अलावा किसी और पार्ट से हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ओवेरी के अलावा किसी अगर और पार्ट से हो जाए तो हम उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट, उसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट में मैंने आपको क्या बताया, ट्रू फ्रूट आपका कहां से डेवलप होता है, आप लिखोगे बच्चा डेवलप ओनली फ्रॉम ओवेरी, डेवलप्स ओनली फ्रॉम ओवेरी। भैया ये जो है आपका ट्रू फ्रूट सिर्फ और सिर्फ आपका ओवेरी से डेवलप होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंगो हो गया, टोमेटो हो गया बच्चा आपका, मैंगो तो आपका ड्रूप भी होता है, क्या होता है मैंगो, ड्रूप होता है नहीं होता, बताओ। अब ये बात उनको अच्छे से पता होगी जिन्होंने मॉर्फोलॉजी पढ़ी है बेहतरीन तरीके से, वहां पर अच्छे से मैंने समझाया था कि ड्रूप क्या होता है, ठीक है। अब नहीं बताऊंगा, वहीं पर जाके देख के आओ एक बार फ्रूट वाला लेक्चर। जो दूसरा तरह का आपका टाइप है बच्चा वो क्या है, फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट के बारे में मैंने क्या बताया, एक ऐसा फ्रूट जो आपका ओवेरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप हो, जैसे कि आपका थैलेमस से डेवलप हो जाए। क्या होता है थैलेमस से डेवलप, एप्पल होता है बच्चा, आपका स्ट्रॉबेरी होती है थैलेमस से डेवलप, समझ रहे हो। यानी कि ओवेरी के अलावा प्लांट के किसी और पार्ट से
फ्रूट का डेवलपमेंट जब हो जाता है उस फ्रूट को हम कहते हैं आपका फॉल्स फ्रूट, यानी कि नकली फ्रूट। फॉल्स फ्रूट हम उसको कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखूं एक बार, बिल्कुल लिख देते हैं। तो आप लिखोगे फ्रॉम डेवलप्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट, डेवलप्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर सच एज थैलेमस, जैसे कि आपका थैलेमस हो गया। ठीक है। फ्रूट, अगर आप फ्रूट को ऐसे पढ़ने बैठोगे ना बच्चा, तो फ्रूट आपका काफी बड़ा टॉपिक है, बट अब जो है काफी, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही पूछा जाता है, ज्यादा बाहर जाते नहीं है। ठीक है। वरना पहले तो बहुत पढ़ाया जाता था फ्रूट के बारे में, बट अब इतना नहीं पढ़ाते। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल लिख दूं? बिल्कुल, एग्जाम्पल आपका लिख देता हूं। एग्जाम्पल में जैसे आ गया आपका बच्चा एप्पल, एप्पल के बारे में पूछा जा चुका है भैया नीट में। ठीक है। स्ट्रॉबेरी जैसे आपका हो गया, अभी तो आप स्ट्रॉबेरी के बारे में जानोगे कि स्ट्रॉबेरी जो है आपका एक एग्रीगेट, आपका एग्रीगेट फ्रूट है। एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है? एक ऐसा फल जो कई सारे फलों से मिलकर बना है। जैसे आपने कस्टर्ड एप्पल देखा है, सीताफल, तो आप सीताफल में देखोगे सीताफल जो है कई सारे जो है आपके क्या होता है फ्रूट से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे फ्रूट को कहते हो एग्रीगेट फ्रूट। स्ट्रॉबेरी देखिए, उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन डॉट से नहीं होते, उसको आप कहते हो अकीन। क्या कहते हो? अकीन। दे भी रखा है आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में। तो जो अकीन है ना बच्चा, वो अपने आप में पूरा एक फ्रूट है। ठीक है। अकीन क्या है? अपने आप में फ्रूट है। कई सारे अकीन ने मिलकर एक आपकी स्ट्रॉबेरी बनाई है। तो स्ट्रॉबेरी कैसा है आपका? एक तो फॉल्स फ्रूट है, दूसरा है आपका एग्रीगेट फ्रूट। ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं उस डायग्राम में लिख दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। एप्पल हो गया आपका, स्ट्रॉबेरी हो गया, और आपका कैशू, आपका बच्चा काजू जो है वो भी आपका कैसा है? फॉल्स फ्रूट है। तो बताओ, आपको समझ में आ गया? अब आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में, यानी कि एक ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होता है? बनता है। ऐसे फ्रूट को आप कहते हो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जनरली ये जो फ्रूट होते हैं बच्चा सीडलेस होते हैं, और इनको जो है बनाया जा सकता है कैसे? ग्रोथ हार्मोन्स देकर। ठीक है। जैसे कि आपने बनाना देखा होगा, बनाना कैसा है बच्चा? बनाना आपका सीडलेस है, तो कैसा है? वो है आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक, कर लिया आपने नोट डाउन? आजा देख, अब हम बात करते हैं बच्चा आपके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में। तो थर्ड टाइप आप डालोगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। थर्ड टाइप आ जाएगा आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। आओ देखो, तो मैंने क्या कहा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में, कि भैया ये डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आप लिखोगे फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट आपका बनता है, तो आप उसको कहते हो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यूजुअली कैसे होते हैं बच्चा? सीडलेस होते हैं। यूजुअली सीडलेस आपके ये होते हैं, बिल्कुल। और आप इनको कैन बी इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ हॉर्मोन्स, कैन बी इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ हॉर्मोन्स। एग्जाम्पल जैसे कि आपका बनाना, एग्जाम्पल में जैसे कि हो गया बच्चा आपका बनाना, एग्जाम्पल में आपके आ गया बनाना। तो एग्जाम्पल में आप लिख दोगे बच्चा बनाना, एग्जाम्पल में हो गया बच्चा आपका बनाना। ठीक, अब इसके अलावा आप क्या करोगे? पहले तो इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं आपको ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट के बारे में भी बता देता हूं। ठीक है, हो गया? आजा देख आगे। अब तू डाल, यहां पर फिर से डाल ले टाइप ऑफ फ्रूट, यहां पर डाल टाइप ऑफ फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट। अरे ये क्या हो गया? FRUIT होता है भाई, टाइप ऑफ फ्रूट। देखो, अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट के बारे में। अभी बताता हूँ आपको क्या होता है। आपको पेरिकार्प याद है? बिल्कुल सर, फ्रूट की जो वॉल होती है उसको पेरिकार्प कहते हैं। बढ़िया। ड्राई फ्रूट, देख जरा ध्यान से,
और दूसरा आ गया फ्लैशी। अब एक बात बता, फ्लैशी और ड्राई से आप कुछ समझते हो? हाँ सर समझते हैं। ड्राई का मतलब होता है बिल्कुल सूखा, फ्लैशी का मतलब होता है आपका जैसे कि थोड़ा सा क्या कहें यार, फ्लैशी, फ्लैशी मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा फ्लैशी है, ठीक है, यानी कि ड्राई का जस्ट अपोजिट। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसके अंदर पेरिकार्प आपकी फ्लैशी होती है, यानी कि पेरिकार्प जो है बच्चा, जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपने मैंगो देखा है तो मैंगो कैसा होता है, गुदगुदा सा होता है, जब आप देखो उसके छिलके को उतारोगे तो आप उसको जो है उसके पल्प को आप खाते हो तो कैसा है वो पल्प, कैसा है उसका, फ्लैशी है, तो वो क्या है आपका फ्लैशी फ्रूट। जैसे कि आप बच्चा मस्टर्ड आपने देखा होगा, आपने ग्राउंड नट को देखा होगा, तो कैसा होता है, ड्राई होता है। तो होता क्या है बच्चा, जिसका पेरिकार्प आपका फ्लैशी होता है उसको फ्लैशी फ्रूट कहते हैं। और फ्लैशी फ्रूट में क्या होता है, पेरिकार्प एक्चुअली में तीन और के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है लेयर्स के अंदर, ठीक है, जिसमें मीजोकार्प, एपिकार्प, एंडोकार्प आपका आ जाता है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है मॉर्फोलॉजी वाले लेक्चर में, आप वहां पर देख सकते हो जाके, ठीक है। ड्राई फ्रूट में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता भैया, वो बिल्कुल आपका ड्राई होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको याद रखने हैं, आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो आप बता दोगे भैया ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट के एग्जाम्पल। तो ड्राई फ्रूट में आपका आ जाता है बच्चा क्या, ग्राउंड नट, आपका आ गया ग्राउंड नट, और इसके अलावा आपका आ गया मस्टर्ड, आपका आ गया मस्टर्ड। आप चाहो तो पी भी इसी के अंदर आएगा बिल्कुल, हाँ लेग्यूम्स में जो पी होता है बच्चा वो भी आपके ड्राई फ्रूट में आता है, बट लिखो मत, कोई जरूरत नहीं है। फ्लैशी फ्रूट में आपका जैसे गुआवा हो गया, आपका बच्चा ऑरेंज हो गया, आपका मैंगो हो गया, और मैंने कहा ना मैंगो आपका ड्रूप में भी आता है, तो मैं लिख दूं ड्रूप, बिल्कुल मैंगो के आगे मैं ड्रूप भी लिख देता हूं, ड्रूप में भी ये आता है। क्या होता है ड्रूप में, जरा देखो, स्टोनी एंडोकार्प, ठीक है, जो गुठली होती है उसकी कैसी होती है, वो एंडोकार्प, और क्या है, स्टोनी है वो, ठीक है। तो आप क्या करोगे बच्चा, इसको जो है पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। मैं हटूं एक बार, अब आपको क्लियरली दिख रहा है, आप पॉज करो और नोट डाउन कर लो। इसके बाद मुझे आपको जो है कुछ और पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है, हो गया। अब जैसे कि देखो आगे, एनसीईआरटी ने क्या करा है, एक रिलेशनशिप पूछा है, किसके बीच का, नंबर ऑफ सीड्स और ओव्यूल्स के बीच का रिलेशनशिप पूछा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो जरा देखो, एक तरफ है बच्चा आपका नंबर ऑफ सीड्स, एक तरफ है नंबर ऑफ सीड्स, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, आपको पता है, जो ओव्यूल है वही आगे चल के क्या होता है बच्चा, सीड बनता है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, सर क्या पूछोगे, जरा सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको पता है ओव्यूल ही आगे चल के सीड बनेगा, सपोज करो किसी के अंदर 5 ओव्यूल हैं, तो कितने सीड बनेंगे आपके, 5, ठीक है। कोई गारंटी है 5 बने, ऐसा भी तो हो सकता है किसी ओव्यूल के अंदर कुछ खराबी हो जाए, वो जो है आपका फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं बन पाए सीड। हाँ सर, 4 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। क्या कभी ऐसा हो सकता है 5 ओव्यूल हैं और आपके 10 सीड बन जाएं? सर ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। इससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि भैया नंबर ऑफ सीड्स जो हैं आपके, या तो ओव्यूल के बराबर होंगे या ओव्यूल से कम होंगे। नंबर ऑफ सीड्स या तो ओव्यूल के बराबर होंगे या फिर ओव्यूल से कम होंगे। मैं फिर से तुम्हें बताता हूं, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बच्चा, ओव्यूल ही सीड बनता है। अगर 5 ओव्यूल हैं तो या तो पांचों के पांचों अगर सही तरीके से सारे फंक्शन चले, जो प्रोसेस होनी हुई, तो वो आपके पांचों सीड बन जाएंगे। कुछ किसी एक में खराबी हो गई तो क्या पता 4 बन जाए, 2 में हो गई तो 3 बन सकते हैं, समझ रहे हो, 2 भी बन सकता है, 1 भी बन सकता है, ठीक है। कहो तो कोई भी सीड ना बने, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 5 ओव्यूल है और 10 आपके सीड बन जाएं, या 7 बन जाएं, 6 बन जाएं? नहीं भैया, ओव्यूल से ज्यादा सीड कतई नहीं हो सकते। तो हमें इससे इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप ये समझ में आया कि भैया जो आपके नंबर ऑफ सीड्स हैं, या तो वो ओव्यूल के बराबर होते हैं या ओव्यूल से कम होते हैं। और जब मुझे दोनों कंडीशन बतानी होती हैं तो क्या मैं उसको इसी साइन से दर्शाता हूं, या तो देखो नंबर ऑफ सीड्स क्या है बच्चा, ओव्यूल से कम होंगे, और या फिर आपके हो सकते हैं इक्वल हो। तो क्या यही वाला साइन यूज करते हैं? बिल्कुल सर, यही वाला साइन हम यूज करते हैं, यही वाला साइन हम क्या करते हैं बच्चा, यूज करते हैं। इसको कर दूंगा मैं ब्रैकेट में बंद, और इस पे लगा दूंगा मैं क्या बच्चा, देख, इस तरीके से साइन आपका याद रखनी है ये वाली बात।
कौन सी वाली बात? यही वाली बात जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो अपने दिमाग में इस वाली बात को भैया सेट कर लो। अरे यार इसको हटाओ, स्टार मार्क कर देता हूं बस यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने लगा दिए 2 स्टार, 3 स्टार। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सवाल एज इट इज पूछा जाएगा और मुझे पता है काफी बच्चे इसको गलत करके आएंगे जब ये पूछा जाएगा सवाल। गलत नहीं करना है, याद रखना है बच्चा। क्या पता वो जिस तरीके से मैंने आपको नंबर दे के पूछा है वो इस तरीके से पूछ ले, ऐसे ना पूछे कि भैया इन दोनों का रिलेशन क्या है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाता है आपका, इसके बाद आपका सीड डिस्पर्सल वाला भी एक टॉपिक दे रखा है कि भैया फ्रूट ने जो है क्या करा है, अलग अलग मैकेनिज्म्स को इवॉल्व करा है जिससे कि वो अपने सीड्स को क्या कर सकें, डिस्पर्स कर सकें। जैसे कि भैया हवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक होता है एक्सप्लोजन मैकेनिज्म, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात मैं लिख दूं, यहाँ पर लिख देते हैं। चलो आओ देखो, वैसे तो एनसीईआरटी के पैराग्राफ में ही मैं ये बात बता सकता था, बट कोई ना, लिख देते हैं। चलो आओ, तो आप देखोगे, लिखोगे यहाँ पर क्या बच्चा, मैनी फ्रूट्स इवॉल्व मैकेनिज्म इवॉल्व मैकेनिज्म टू डिस्पर्स सीड, या फिर आप लिख सकते हैं फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड, या फॉर सीड डिस्पर्सल, फॉर डिस्पर्स सीड्स। तो वो क्या क्या मैकेनिज्म है भैया? एक तो भैया इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, विंड का, ठीक। दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चा वाटर का, एक आपका एनिमल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके थ्रू क्या करते हैं, ये अपना जो है सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, कौन, आपके फ्रूट। तो ये वाली बात भी आप क्या करोगे, पॉज करके नोट डाउन कर लोगे। अच्छा, ये पॉज करके नोट डाउन कर लिया था आपने? हाँ भैया ये वाली बात लिख लेना, नंबर ऑफ सीड्स और ओव्यूल का रिलेशनशिप, या तो दोनों बराबर होंगे या फिर आपके सीड्स कम होंगे, किससे, ओव्यूल से। हो गया। और फिर आप क्या करोगे, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे एडवांटेज ऑफ सीड्स के बारे में। जब तक आप ये काम करो मैं पानी पीता हूं। हो गया आपका। अब देखो आगे, अब मैं बात करता हूं बच्चा सीड्स के एडवांटेज के बारे में। एक बार मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपका लिखा भी दूंगा आपको। सबसे पहला एडवांटेज में जब सीड की बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था, चलो पहला पॉइंट आता है बच्चा, इसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है। आपने अभी कुछ स्टेजेस देखी, सीड कैसे बनेगा, पहले पॉलिनेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका सीड बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सीड का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद जो है जाके सीड आपका जर्मिनेट करेगा, फिर जाके आपका एक नया प्लांट बनेगा। क्या ये प्रोसेसेस होती हैं? हाँ सर यही होती है, मैंने लाइन से बताई है। अब जरा ध्यान से देखो, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, इन प्रोसेसेस के अंदर मैंने आपको 4 प्रोसेस बताई, क्या, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डेवलपमेंट और जर्मिनेशन। इसमें से जो आपकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो कौन कौन सी है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। दोनों ही चीजों में आप देखोगे कि एंजियोस्पर्म्स जो है, इन दोनों के लिए क्या है बच्चा, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, वाटर की जरूरत नहीं होती इस चीज के लिए, ठीक है। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है आपके एंजियोस्पर्म के सीड्स की, वो आपके वाटर पर डिपेंडेंट नहीं रहती। पर ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस की बात करी। सीड डेवलपमेंट और सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक एडवांटेज क्या हो गया, ये हो गया भैया कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है सीड बनने की, भैया वो आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर है एंजियोस्पर्म के केस में, ठीक है। ये हो गया पहला एडवांटेज। दूसरा क्या है, दूसरा एडवांटेज बच्चा ये है कि इन्होंने जो है क्या कर रखा है, इनके जो सीड्स हैं इनके पास एक बेहतरीन मैकेनिज्म है। किसका मैकेनिज्म है, अपने डिस्पर्सल के लिए, अपने सीड के डिस्पर्सल के लिए अच्छे मैकेनिज्म है। तो इससे क्या होता है, ये नई नई जगह पर पहुंच के वहां पर जो है अपने आप को क्या कर लेते हैं, कॉलोनाइज कर लेते हैं, बसा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा फायदा इनका। थर्ड जो होता है इनके अंदर ये होता है बच्चा कि जो इनका एम्ब्रियो होता है बच्चा, आपने इनके सीड देखे, इनके अंदर आपने देखा एंडोस्पर्म, देखा एंडोस्पर्म तो हो गया, चलो आपने देखे कॉटिलेडन। तो क्या होता है बच्चा, वो क्या कर रहा है, जो है सीड को नरिशमेंट क्या कर रहा है बच्चा, उसका जो एम्ब्रियो है सीड के अंदर उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करना जरूरी है जब तक सीड जर्मिनेट करके अपना क्या ना निकाल ले, पत्तियां ना निकाल ले। यानी कि सीडलिंग जब तक नहीं बन जाता, जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं करने लगता, उससे पहले भी तो उसको खाना चाहिए, तो वो कहां से मिलेगा,
तो बच्चा वो जो है आपका कौन प्रोवाइड करता है, कोटिलिडन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी तो सीड का एक एडवांटेज हो गया। हाँ सर बिल्कुल हो गया। इसके अलावा जो है बच्चा हार्ड सीड कोट जो है आपका क्या कर रहा है, वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर होता है वहां पर जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलती है। तो ये सारे आपके एडवांटेज हैं किसके बच्चा, सीड्स के, किसमें, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। एक और एडवांटेज रह गया, वो है एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस। क्या है कि भैया हम इन सीड्स को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर डोरमेंसी मौजूद होती है, ठीक है, जिससे कि हम इनको क्या कर सकते हैं, अगले नेक्स्ट सीजन में भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो है हमारा जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है बच्चा, उसका बेसिस बनाते हैं कौन, ये आपके सीड्स। तो ये कुछ एडवांटेज हैं आपके सीड्स के, ठीक है। लिखना शुरू करूं मैं, आओ देखो, अब आप लिखोगे एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। आप हेडिंग डालोगे बच्चा एडवांटेजेस ऑफ सीड्स, एडवांटेजेस ऑफ सीड्स, एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। देखो जरा ध्यान से, तो सबसे पहला मैंने एडवांटेज आपको क्या बताया था, तो नंबर 1 डालते हुए आप लिखोगे बच्चा जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हैं, जैसे कि आपका फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, जैसे कि आपका क्या बच्चा, जैसे कि आपका हो गया क्या, फर्टिलाइजेशन, नहीं पहले पॉलिनेशन लिखते हैं, चलो लाइन से ही लिखते हैं ना। आओ देखो, पहले हुआ पॉलिनेशन, तो एंजियोस्पर्म के केस में आपको पता भी है वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता, रेयरेस्ट है, ठीक है, मोनोकॉट्स में होता भी है। तो दूसरा आ गया आपका फर्टिलाइजेशन, तो दोनों में ही आप जानते हो कि भैया दोनों ही कैसे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर हैं। तो ये इसका क्या हो गया, एक बेनिफिट हो गया, दोनों ही कैसे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, इन्हें वाटर की जरूरत नहीं है इन दोनों प्रोसेसेस में, किसको, एंजियोस्पर्म में, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। बट आप नीचे लिखोगे बच्चा ये वाली बात भी, कौन सी वाली बात, ये वाली बात लिखोगे, कौन सी वाली बात सर, ये वाली बच्चा, ये जो सीड का डेवलपमेंट और जर्मिनेशन है, ये जो सीड का डेवलपमेंट और जर्मिनेशन है, सीड डेवलपमेंट एंड सीड का क्या बच्चा, जर्मिनेशन, ये जो है बच्चा वाटर रिक्वायर, इनको जो है वाटर की जरूरत है, अदरवाइज ये प्रोसेस नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो आप यहां पर लिख दोगे क्या, ये डिपेंड करती है किस पर, आपके वाटर पर। तो आप लिख दोगे ये जो है डिपेंड करती है वाटर पर, डिपेंड ऑन वाटर, डिपेंड ऑन वाटर। तो आपको समझ में आ गया पहला एडवांटेज, बिल्कुल। दूसरा क्या है कि इनके पास जो है एक बेहतरीन जो है मैकेनिज्म है, जिसकी मदद से क्या करते हैं, नई जगह पर जो है पहुंच जाते हैं और क्या करते हैं, अपने आप को कॉलोनाइज कर लेते हैं, बसा लेते हैं। तो आप लिखोगे सीड्स हैव बेटर, सीड्स हैव बेटर एडप्टिव, सीड्स हैव बेटर एडप्टिव स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिट्स, फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स। चलो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, बेहतरीन। अब थर्ड पॉइंट वो नरिशमेंट वाला लिख दूं, बिल्कुल लिख देते हैं। तो अब आप लिखोगे क्या बच्चा, जो आपका स्टोर्ड फूड है वो नरिश करता है किसको, एम्ब्रियो को। जब तक आपका जो है क्या होता है, आपकी पत्तियां बाहर ना आने लगे, जैसे पत्तियां आपकी निकलने लगेंगी, यानी कि सीडलिंग जैसे ही वो बन जाएगा, वो जो है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा और फिर जो है अपना खाना खुद बना लेगा, ठीक। तो आप लिखोगे स्टोर्ड, स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड नरिशेस एम्ब्रियो, स्टोर्ड फूड नरिशेस एम्ब्रियो, ठीक, ये हो गया। फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे हार्ड सीड कोट, हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट करता है किसको बच्चा, एम्ब्रियो को, ये भी एक एडवांटेज है, प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो। और लास्ट पॉइंट आप क्या लिख लोगे कि भैया इनमें होता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी कि जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। तो आप ये वाला पॉइंट भी लिख लोगे, क्या लिखोगे बच्चा, आप लिखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन आपकी आएगी। वो जो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट है वो हम अगले पेज पर लिखा देंगे, ठीक है। जेनेटिक इंपॉर्टेंस, जेनेटिक, अरे इंपॉर्टेंस नहीं यार, जेनेटिक वेरिएशन क्या लिख रहा हूं मैं, जेनेटिक वेरिएशंस हो गया। चलो बेहतरीन। अब आप क्या करोगे बच्चे, यहां पर इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद जो है, जो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी उसको मैं लिखा दूंगा। कर लिया नोट आपने, हो गया नोट डाउन। आओ देखो अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब जरा देखो, अब आप लिखोगे क्या बच्चा, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस। यहां पर डाल दो एग्रीकल्चर में सीड की क्या इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया भैया, मैंने आपको बताया कि सीड अलाउ करते हैं किसको, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स को। तो आप लिखोगे सीड्स अलाउ स्टोरेज ऑफ क्रॉप, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। और ऐसा हो पा रहा है क्यों, क्योंकि डोरमेंसी होती है बच्चा। तो आप लिखोगे डोरमेंसी प्रिवेंट इमीडिएट, डोरमेंसी प्रिवेंट इमीडिएट जर्मिनेशन, डोरमेंसी प्रिवेंट इमीडिएट जर्मिनेशन। ये डोरमेंसी इसलिए तो इनको जो है तुरंत ये जो है क्या होते हैं बच्चा, जर्मिनेट नहीं होते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी सीड बना भैया, अगर आपने अभी नहीं डाला तो फिर खेल खत्म, उनके साथ ऐसा नहीं है, डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है बच्चा, ये अगर डोरमेंसी इनके अंदर है, इसी वजह से आपका क्या होता है, आप अगली साल के लिए क्या कर सकते हो, इनको बचा के रखते हो और अगली साल डालते हो। तो क्या होता है, आप नेक्स्ट सीजन में आप जब इनको करते हो ग्रो, यानी जब डालते हो तो जर्मिनेट करते हो और आपकी फसल आ जाती है, ठीक। तो आप लिखोगे इनेबल्स कल्टीवेशन नेक्स्ट सीजन, इनेबल्स कल्टीवेशन इन नेक्स्ट सीजन, इनेबल्स कल्टीवेशन इन नेक्स्ट सीजन। इसलिए हम कहते हैं जो सीड्स हैं बच्चा वो क्या है आपका, बेसिस हैं, बेसिस ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, बेसिस ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, बेसिस ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो आप क्या करोगे बच्चा, यहां पर इसको पॉज करोगे, नोट डाउन कर लोगे। शायद मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखवा दिया है ये, बट ठीक है, कोई ना, आपको समझ में आ गया होगा। हो गया, पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो। हो गया। अब इसके बाद सीड वायबिलिटी टॉपिक दे रखा है, बट उससे पहले उसके नीचे आप जाओगे तो एक और पैराग्राफ में कुछ सवाल एनसीईआरटी ने पूछे हैं, जिसके अंदर आपके पैरासिटिक प्लांट के बारे में भी बात करी है उन्होंने, किसके बारे में, आपके स्ट्रीगा और औरोबैंकी के बारे में, ठीक है। जिसके अंदर ऑर्किड के बारे में भी बात करी है, फाइकस के बारे में भी बात करी है, उसमें बिल्कुल लास्ट लास्ट वाला जो पैराग्राफ है। तो उसके अंदर एनसीईआरटी ने कुछ सवाल पूछे हैं जिनको मैं लिख के लेके आया हूँ, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, पहला सवाल है आपका क्या बच्चा, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन वन एम्ब्रियो सैक। तो बताओ इसका आंसर क्या है, कि भैया क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि एक एम्ब्रियो सैक में कितने एग आपके प्रेजेंट होते हैं। तो भैया जो इसका आंसर है वो है आपका 1, इसका आंसर है भैया आपका 1, ठीक है। दूसरा सवाल देखो, हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स अकर इन एन ओव्यूल। जरा खुद से अब सोचो थोड़ा सा, आपको क्या लगता है कि भैया कितने जो है आपके एम्ब्रियो सैक होते हैं एक ओव्यूल के अंदर, जरा सोचो इसका आंसर क्या है। तो बच्चा इसका आंसर भी है आपका 1, एक ही आपको देखने को मिलता है, इसका आंसर भी है आपका 1। वैसे मुझे ऐसा करना चाहिए था, आपको पहले पॉज करना था और सारे आंसर नोट करने थे। चलो ऐसा करो, 2 आंसर वैसे इजी थे आपने दे दिए, अब बाकी को पॉज करो और सोचो कि बाकी का आंसर क्या होगा, ठीक है। सोचो, बताऊं मैं, चलो आओ बताता हूं। देखो, अब अगला देखो, अगला क्या कह रहा है आपका, अगला कह रहा है हाउ मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवेरी। कि भैया एक ओवेरी के अंदर कितने ओव्यूल्स होते हैं। तो एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है एक ओवेरी के अंदर एक ही ओव्यूल हो, 2 ओव्यूल हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो,
ये तो भाई स्पीशीज डिपेंडेंट वाली बात है ना, आप किस स्पीशीज की बात कर रहे हो। किसी स्पीशीज में एक ही हो सकता है तो किसी के अंदर एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो आप इसका आंसर दोगे, इसका आंसर आप दोगे मैनी, यानी कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, या तो एक हो सकता है एक से ज्यादा। चलो ऐसा लिखो वन और मैनी, इससे क्या सारी चीजें कवर हो जाएंगी। वन और मैनी, और आप ब्रैकेट में लिख दोगे स्पीशीज डिपेंडेंट, क्योंकि ये जो वाली बात है ना बच्चा, ये आपकी टोटली स्पीशीज पे डिपेंड करती है। स्पीशीज डिपेंडेंट, ये किस स्पीशीज की आप बात कर रहे हो ये उस पर डिपेंड करेगा, इसका जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो अगला सवाल कहता है हाउ मैनी ओवेरीज आर प्रेजेंट इन एन फ्लावर, कि भैया जो है आपको एक जो है फ्लावर के अंदर बच्चा कितनी ओवेरीज आपको देखने को मिलती हैं, बताओ, सोचो कितनी ओवेरी आपको देखने को मिलती हैं। सोचा कि भैया एक फ्लावर के अंदर कितनी ओवेरीज आपको देखने को मिलती हैं, तो भैया ये भी फ्लावर टू फ्लावर डिपेंड करता है। किसी के अंदर एक देखने को मिल सकती है, क्या पता एक से ज्यादा आपको देखने को मिले। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी लिखोगे वन और मैनी, या तो भैया एक या फिर एक से ज्यादा। यूजुअली आपको एक देखने को मिलती है, बट आप वन और मैनी लिखो इसका आंसर, जो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे पूछता है हाउ मैनी फ्लावर्स अकर इन एन प्लांट स्लैश ट्री, भैया एक प्लांट या एक ट्री में कितने फ्लावर होते हैं, तो भैया ये तो कितने भी हो सकते हैं। तो आप यहां पर क्या लिख दोगे, आप यहां पर लिख दोगे मैनी, यानी भैया कई सारे न्यूमरस फ्लावर्स हो सकते हैं, भैया ना जाने कितने फ्लावर हो। तो बताओ कितने बच्चों ने जो है इसके आंसर सारे के सारे जो मैंने लिखा है वही सोचे हैं, बताओ। मिल गया आपको आंसर सारे सवालों का। अब सीड वायबिलिटी की बात करूं, ठीक है आओ चलो सीड वायबिलिटी की बात करते हैं। ऐसा करो इसको पॉज करो और भैया नोट डाउन करो, इन सवालों को लिखो और नोट डाउन कर लो। ये एज इट इज आपके पूछ एज इट इज आ जाएंगे आपके एनसीईआरटी से, ठीक है, आपके पेपर में, और आपके तोते उड़ जाएंगे। हो गया, कर लिया पॉज नोट डाउन, आओ देखो आगे। अब मैं बात करता हूं बच्चा सीड वायबिलिटी के बारे में। क्या होती है वायबिलिटी, वायबिलिटी टर्म आपको अच्छे से पता है क्योंकि आपने पोलन वायबिलिटी का पढ़ा था। तो सीड वायबिलिटी क्या है कि भैया कि आप कितने समय तक जो है एक सीड को स्टोर कर सकते हो, कि जब आप उसको डालो, यानी कि मैक्सिमम टाइम जब तक आप क्या कर सकते हो, एक मैक्सिमम टाइम पीरियड जब तक सीड क्या कर सकता है, अगर आप उसको कहीं पर डालते हो, पानी देते हो, ऑक्सीजन देते हो, सूटेबल टेम्परेचर देते हो, तो जर्मिनेट करके क्या कर ले, प्लांट बना ले। यही है उसकी सीड वायबिलिटी, यानी कि द मैक्सिमम टाइम अप टू विच सीड कैन प्रोड्यूस प्लांट। यही है सीड की वायबिलिटी, यानी कि लॉन्जेविटी, कितने समय तक जो है इसके अंदर काबिलियत है एक प्लांट बनाने की, यही है सीड वायबिलिटी। अब ये सीड वायबिलिटी तो भैया डिपेंड करेगी स्पीशीज टू स्पीशीज। कॉमन सेंस की बात भैया, किसी का लंबा हो सकता है समय, किसी का छोटा हो सकता है। क्या पता किसी का जो है आपका मंथ हो कि भैया 2 महीने तक इस सीड को आप कभी भी जर्मिनेट करो ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ का सालों तक हो सकता है कि भैया 2 साल 3 साल 4 साल तक कर लो, काम आपका ये कर जाएगा, ठीक है। किसी का सेंचुरीज तक का हो सकता है। अब आपके शायद होश उड़े होंगे, सर आप सेंचुरी की बात कर रहे हो, हाँ, तो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे आर्कटिक टुंड्रा से हमें जो है एक सीड मिला किसका, आपका ल्यूपिनस आर्टिकस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ बच्चा, इसको जर्मिनेट कराया गया, और पता है कितने समय बाद जर्मिनेट, मतलब ये जो है आपका लगभग 10,000 ईयर्स पुराना सीड था, उसके बाद जो है ये क्या करा, हमने डाला और ये जर्मिनेट कर गया। ऐसा ही हमें एक डेट पाम यानी कि फिनिक्स डक्टाइलीफेरा का सीड मिला। कहां से मिला, किंग हेरोड का जो आपका पैलेस है, ठीक है, डेड सी के पास, तो वहां से हमें जो है ये सीड मिला किसका, आपका डेट पाम का, यानी फिनिक्स डक्टाइलीफेरा का। तो 2000 साल पुराना सीड हमने डाला, ये क्या कर गया, जर्मिनेट कर गया। तो यानी कि सेंचुरीज तक जो है क्या होता है, सीड की वायबिलिटी हो सकती है, ठीक है। आओ देखो, सीड से रिलेटेड काफी बात करिए भैया एनसीईआरटी ने। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, सबसे पहले तो डेफिनेशन ही लिख लो भैया, जिससे आपको मतलब पता हो क्या है इसका मतलब। तो आप लिखोगे मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम अप टू विच, मैक्सिमम टाइम अप टू विच, मैक्सिमम टाइम अप टू विच, अप टू विच सीड कैन प्रोड्यूस, अप टू विच सीड कैन प्रोड्यूस प्लांट।
कि भैया सीड जो है क्या करे, वो एक प्लांट बना दे। यही है बच्चा क्या, सीड की वायबिलिटी। और आप लिखोगे क्या, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे भैया ये वेरी करेगी, तो आप करोगे वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। भैया मंथ भी हो सकती है, ईयर भी हो सकती है, आपकी सेंचुरीज भी हो सकती है। वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। भैया एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज पर क्या करती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लोगे ये जो है क्या हो सकती है, मंथ भी हो सकती है भैया, आपकी साल भी हो सकती है, और आपकी सेंचुरीज भी हो सकती है। और जो दो फेमस एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं उनका भी मैं आपको लिखा देता हूं। तो आप यहां पर डाल लोगे क्या बच्चा, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल नंबर 1 आपका आ जाएगा, जो कि है बच्चा आपका क्या, ल्यूपिनस आर्टिकस। जो कि है बच्चा आपका ल्यूपिनस आर्टिकस, ल्यूपिनस आर्टिकस। एक मिनट, आर्कटिकस, ल्यूपिनस आर्कटिकस। ठीक, कहां मिला, आर्कटिक टुंड्रा में भी है। यहां पर बच्चा टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होता है, इसलिए सरवाइव कर गया। ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा। और ये कब जर्मिनेट करा, आप यहां पर लिखोगे, तो आप लिखोगे जर्मिनेट आफ्टर 10,000 ईयर्स। तो आप लिखोगे बच्चे जर्मिनेट आफ्टर 10,000 ईयर, जर्मिनेटेड आफ्टर 10,000 ईयर्स, जर्मिनेटेड आफ्टर लगभग 10,000 साल के बाद जो है क्या करा, 10,000 ईयर्स, जर्मिनेटेड आफ्टर 10,000 ईयर्स। ठीक है, यानी इतना लंबा इसका जो है क्या रहा बच्चा, आपका डोरमेंसी का पीरियड रहा। तो दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है, वो आपका आ जाता है बच्चा किसका, फिनिक्स डक्टाइलीफेरा, फिनिक्स डक्टाइलीफेरा। तो मैं इसके नीचे लाइन खींच दूं, आओ चलो खींच देते हैं, जिससे आपको याद रहे भैया। दूसरा आ जाता है बच्चा आपका फिनिक्स डक्टाइलीफेरा, फिनिक्स डक्टाइलीफेरा, फिनिक्स डक्टाइलीफेरा। जो कि ये बच्चा आपका क्या, डेट पाम। जो कि ये क्या है बच्चा, ये है आपका डेट पाम, डेट पाम। अब देख आगे, तो जो किंग हेरोड का आपका पैलेस था नियर डेड सी, वहां से हमने इसको क्या करा, एक्सवेट करा। ठीक है, वहां से हम इसको लेके आए। तो जो आपका किंग हेरोड्स, किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी, वहां से हमने क्या करा, इसको निकाला, नियर डेड सी, नियर डेड सी। और ये कब जर्मिनेट करा, तो आप लिखोगे जर्मिनेट आफ्टर 2,000 ईयर्स, जर्मिनेटेड आफ्टर 2,000 ईयर्स। तो देख रहे हो कितनी लंबी इनकी लॉन्जेविटी है, जर्मिनेटेड आफ्टर 2,000 ईयर्स। इतना जो है इनका क्या है बच्चा, लंबा समय तक ये वायबल है। देख रहे हो वायबिलिटी कितनी लंबी है इन सीड्स की, तो इतनी लंबी भी हो सकती है। वो आपसे सीधे पूछ लेंगे भैया ल्यूपिनस आर्क्टिकस के बारे में और फिनिक्स डक्टाइलीफेरा के बारे में। ठीक है, कि कौन कितने समय बाद जर्मिनेट करा, या फिर इनका सीड वायबिलिटी का टाइम क्या है, सीधे वो पूछ लेंगे आपसे, सीधे बताना है आपको। ये 10,000 साल तो किसका है, 10,000 ईयर्स किसका है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस का। और फिनिक्स डक्टाइलीफेरा यानी कि डेट पाम का 2,000 ईयर्स। कहां से मिला, किंग हेरोड के पैलेस के पास से मिला, जो कि आपका डेड सी में है। ठीक है, डेड सी के पास है। हो गया आपका ये। अब आप क्या करोगे बच्चे, यहां पर इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद जो है आपके ऑर्किड्स के बारे में, औरोबैंकी स्ट्रीगा के बारे में, पीकस के बारे में कुछ बातें दे रखी है, उनको मैं आपको लिखा देता हूं। ठीक है, उस पैराग्राफ में, आपके एनसीईआरटी के पैराग्राफ में बातें दे रखी है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। आप यहां से पढ़ लोगे फिर भी काफी है, मोर देन इनफ है। पॉज करके नोट डाउन कर लिया। देखो आज हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है भैया, पिछले टॉपिक की नहीं पढ़ी थी, बची कुछ वो भी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर आप लिख लो, सबसे पहले ऑर्किड के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, ऑर्किड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख ऑर्किड के बारे में, तो
तो ऑर्किड का जो फ्रूट है बच्चा, उसके अंदर तो ये पता है क्या, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स देखने को मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे कई सारे सीड्स देखने को मिलते हैं। और ये जो सीड्स है ना, बहुत ही ज्यादा एक तो छोटे हैं और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनका इजी डिस्पर्सल होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इनके बारे में दे रखे हैं, वही हमें लिखने हैं। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे कंटेन्स, जो ऑर्किड का फ्रूट होता है वो क्या करता है, कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स, कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स, टाइनी सीड्स। ठीक है, और ये जो सीड्स है ना भैया, ये जो सीड्स हैं ये कैसे हैं बच्चा, आप इसके बारे में लिख लोगे, ये हैं आपके एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल एंड लाइट वेट। और लाइट वेट है, इसकी वजह से क्या होता है, इनका इजी डिस्पर्सल हो जाता है। लाइट वेट होने की वजह से क्या हो जाता है बच्चा, इनका इजी डिस्पर्सल आपको देखने को मिलता है, इजी डिस्पर्सल देखने को मिलता है आपका ऑर्किड का। ठीक, अब जो है इसके बाद दे रखा है बच्चा किसके बारे में, ओरोबैंकी और आपके स्ट्रीगा के बारे में। मैं बता दूं आपको, ये जो दोनों आपको दे रखे हैं बच्चा, ओरोबैंकी और स्ट्रीगा, ये आपके पैरासिटिक प्लांट है। वो सीधे पूछेंगे आपसे ऑप्शन देके 4-5 कि इनमें से बताओ पैरासिटिक प्लांट कौन से हैं, तो आपको याद रखना है ओरोबैंकी और आपके स्ट्रीगा। ठीक है, ये हैं आपके पैरासिटिक प्लांट। तो यहां पर लिखोगे आप ओरोबैंकी, ओरोबैंकी कॉमा स्ट्रीगा। दोनों के दोनों कैसे हैं आपके भैया, ये दोनों के दोनों जो हैं वो हैं आपके क्या, पैरासिटिक प्लांट। और पैरासिटिक का मतलब तो आप जानते ही हो, जो सिर्फ दूसरों के खून चूसते हैं भैया। ठीक है चलो देखो, ओरोबैंकी स्ट्रीगा हो गया बच्चा आपका पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट ये दोनों आपके होते हैं। और ये जो ओरोबैंकी स्ट्रीगा है ना बच्चे, कई सारे जो हैं आपके क्या करते हैं, माइन्यूट सीड्स बनाते हैं बहुत सारे नंबर में। और इससे क्या होता है, ये जो है बच्चा जगह जगह पर पहुंच जाते हैं, और इससे जो है इनके सर्वाइवल के चांसेस क्या होते हैं बच्चा, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिखाएं क्या, चलो आओ लिखते हैं। देखो, तो आप लिखो प्रोड्यूस न्यूमरस, प्रोड्यूस न्यूमरस टाइनी सीड्स, प्रोड्यूस न्यूमरस टाइनी सीड्स। हो गया। अब इसके बाद फाइकस के बारे में भी आप लिख सकते हो कि इस फाइकस के जो सीड होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं बच्चा आपके। ठीक है, बट ये डेवलप होते हैं जब सीड को डालोगे, तो फाइकस का ट्री बच्चा बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है, फिग का ट्री। ठीक है, और इनका जो बायोमास होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, हो गया। कल तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। आज यार पता नहीं मैं क्यों बार बार ठीक है ठीक है ठीक है ज्यादा बार बोल रहा हूं, पता नहीं। हो गया, देखो आगे। अब आप लिख लोगे फाइकस के बारे में, यानी फिग के बारे में। फाइकस, फिग ट्री, फाइकस यानी कि फिग ट्री। तो लिखो इसके बारे में भी, क्या लिखोगे भैया, वेरी टाइनी सीड्स। सबसे पहले तो लिखो बहुत ही टाइनी सीड्स होते हैं भैया, इनके बहुत ही छोटे होते हैं सीड्स, वेरी टाइनी सीड्स। आगे देखो, जो फाइकस है बच्चा वो क्या करता है, इसका जो है सीड डेवलप करके क्या करता है, डेवलप्स इनटू लार्ज ट्रीज, डेवलप्स इनटू लार्ज ट्रीज विद ह्यूज बायोमास। बायोमास बहुत ज्यादा होता है इनका, विद ह्यूज बायोमास, विद ह्यूज बायोमास। और जो सिंगल ट्री होता है बच्चा, वो बिलियंस ऑफ सीड को क्या करता है आपके, प्रोड्यूस करता है अपनी लाइफ टाइम की, मतलब जितना उसका लाइफ स्पेन होता है उसके दौरान में वो बिलियंस ऑफ सीड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये वाली बात भी लिख दें, चलो आओ लिख देते हैं। तो आप लिखोगे यहां पर सिंगल ट्री, सिंगल ट्री प्रोड्यूसेस, सिंगल ट्री प्रोड्यूसेस, सिंगल ट्री प्रोड्यूस बिलियंस ऑफ सीड्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम,
ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। हो गया। अब आप क्या करोगे बच्चा, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद हम जो है बच्चा आपकी क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक सीधे के सीधे एनसीईआरटी पर अब हम फोकस करेंगे। चलो मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, आप नोट डाउन करो जब तक। हो गया। अब देखो आगे, अब एनसीईआरटी देखो, ये होगी आपकी एनसीईआरटी। पढ़ें, स्टार्ट करें एनसीईआरटी पढ़ना। आओ देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स। देखो, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, maturation of ovules into seed and ovary into fruit are collectively termed post fertilization events। तो भैया डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना, ओव्यूल का सीड में मैच्योर होना, ओवेरी का फ्रूट में मैच्योर होना, ये जो जितने भी इवेंट्स हैं ये सारे के सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाते हैं। सबसे पहले एंडोस्पर्म के बारे में देखो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। वाई? तो भैया जो है आपका एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो आपके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है। एनसीईआरटी पूछती है ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन है बच्चा, एंडोस्पर्म क्या है, आपका न्यूट्रिटिव टिश्यू है। तो पहले ये इसलिए बनता है जिससे कि आगे चल के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, आगे देखो, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली। जो आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है वो रिपीटेडली क्या करती है, डिवाइड करती है और फॉर्म करती है आपका क्या, फॉर्म फॉर्म आ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। और आपका क्या करती है, एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है। ठीक है, सारी चीजें मैंने लिखवा दी अपने नोट्स में। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। जो सेल्स होती है बच्चा इस टिश्यू की, ये क्या होता है, इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। और बच्चा इसका इस्तेमाल करा जाता है क्या, डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। आगे देखो, इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का, उसमें क्या होता है, द पेन अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। जो आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो क्या करता है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है, जिससे कि टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, जिससे कि कई सारे जो है न्यूक्लियाई बन जाते हैं। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये जो स्टेज होती है बच्चा एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की, इसको आप कहते हो प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेल्यूलर। और जैसे इसके बाद अगर आपका जो है सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाए तो यही एंडोस्पर्म आपका सेल्यूलर बन जाता है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई होता है बच्चा सेलुलराइजेशन से पहले जो न्यूक्लियाई बने हैं उनका नंबर आपका बहुत ही ज्यादा वेरी करता है। ठीक है, आगे देखो, द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विद इज नथिंग बट प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो जो आप टेंडर कोकोनट देखते हो उसके अंदर का जो पानी होता है बच्चा, वो और कुछ नहीं, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो कि थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई से मिलके बना है। और जो उसके जो सराउंडिंग का व्हाइट कर्नेल होता है बच्चा, वो और कुछ नहीं, वो है आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो आपको समझ में आ गया, जो टेंडर कोकोनट देखते हो उसका पानी जो है वो तो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो उसका व्हाइट कर्नेल वाला पार्ट है वो है आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म। आगे देखो, अरे यार ये इतना छोटा कैसे हो रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करो। हाँ ठीक है, आगे देखो, एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्या होता है, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है बच्चा, ये क्या करता है, या तो एंडोस्पर्म को क्या करेगा, कंप्लीटली खा जाएगा, जैसे कि आपका पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, बीन्स हो गया, बिफोर सीड मैचुरेशन, सीड मैचुरेशन के पहले। और इट में परसिस्ट इन मैच्योर सीड। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बच जाए तो ये मैच्योर सीड में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको कैस्टर और कोकोनट में देखने को मिलता है। एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, और यूज हो जाएगा कब, सीड जर्मिनेशन के दौरान। ठीक है, बाकी इन्होंने आगे फालतू बात कह रखी है। फिर उन्होंने पूछा है वीट, राइस और मेज का जो है उनमें किस तरह का जो है आपका एंडोस्पर्म है या नहीं है।
ठीक है, तो ये बात मैं आपको लिखवा चुका हूं। ये कैसे सीड है बताओ, एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक, पूछना ये सवाल अपने आप से, मैंने लिखा दिया है ये आपको। आगे देखो, एम्ब्रियो की हम बात करते हैं आपसे। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। तो बच्चा जो आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो आपका माइक्रोपाइलर एंड पर शुरू होता है। ठीक है, आगे देखो, मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। देखो एनसीईआरटी ने फिर यही वाली बात बताई कि भैया आपका जाइगोट तब डिवाइड करना शुरू करता है जब आपका जो है एक सर्टेन अमाउंट में एंडोस्पर्म जब आपका बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड अ सॉर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो भैया इस तरह की जो एडेप्टेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सको। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, the early stages of embryo development, that is embryogeny, are similar in both monocotyledons and dicotyledons। तो एनसीईआरटी कहती है कि भैया जब आप देखते हो सीड्स को, यानी मोनोकॉट का सीड टोटली अलग है, डायकॉट का सीड टोटली अलग है, दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। बट अगर आप इनकी अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेज यानी कि अर्ली एम्ब्रियोजेनी अगर आप देखोगे मोनोकॉट और डाइकॉट की, तो वो सिमिलर होती है। सारे पॉइंट लिखाए हैं मैंने। फिगर 1.3 इस बात को दिखाता भी है, स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो की, जो कि मैं दिखा दूंगा। किसकी दे रखी है? वो डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो की दे रखी है। आगे देखो, द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो। जाइगोट किसको राइज करता है बच्चा? प्रो एम्ब्रियो बनाएगा। उसके बाद आपका ग्लोबुलर स्टेज आएगी, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, देन फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा आपका। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी ने जो है आपका दे रखा है फिगर, दिख रहा है? ये देखो जाइगोट, इसके बाद क्या बना? ये देखो ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो जाइगोट के बाद क्या बनता है? प्रो एम्ब्रियो बनता है। प्रो के बाद ग्लोबुलर, ग्लोबुलर के बाद क्या बनता है आपका? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और देन ये है बच्चा आपका मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, ये स्टेजेस जो है एनसीईआरटी ने दिखा रखी है अपने इस डायग्राम के अंदर। ये देखो, ये इन्होंने सस्पेंसर सेल के बारे में बता रखा, दिख रहा है? ये रहा इनका रेडिकल, ये रहे दोनों कॉटिलिडन, ये रहा इनका प्लम्यूल। तो सारी चीजें मैंने अपने डायग्राम में समझा दी है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और ये इन्होंने सीड दे रखे हैं भैया, देखो ये जो है बच्चा क्या दे रखा है? पहला ये वाला दे रखा है आपके, दो कॉटिलेडन दिख रहे हैं बिल्कुल। तो ये क्या दे रखा है? ए वाला है आपका डाइकॉट का, ठीक है। बी वाला दे रखा है मोनोकॉट का। डायग्राम दोनों को देख लेना, मैंने जो बनवाए हैं वही डायग्राम है एज इट इज। ठीक है, सारी चीजें जो है इन्होंने वही बता रखी हैं। देखो ये रहा इनका एपीब्लास्ट, जो दूसरा बिल्कुल बचा कुचा ना के बराबर जो रिड्यूस्ड जो आपका दूसरा कॉटिलेडन होता है, किसका? आपके मोनोकॉट का, वो है एपीब्लास्ट, यानी रेमिनेंट, जो बचा कुचा जो हिस्सा रह जाता है उसका। एक ही इसके अंदर वेल डेवलप्ड कॉटिलिडन होता है जिसको स्क्यूटेलम कहते हैं। ये आपका कॉलियोप्टाइल दे रखा है, शूट एपेक्स को कवर कर रखा है इसने। ये आपका रेडिकल, रूट कैप, और इसको जो है कवर करने के लिए कोलियोराइजा। ठीक है, ये देखो रेडिकल, रूट कैप, आपका हाइपोकोटाइल, दोनों कॉटिलिडन्स ये रहे आपके, प्लिम्यूल आपका ये रहा। मैंने तो आपको और एडवांस में बताया है स्ट्रक्चर, जितना इन्होंने भी नहीं बताया। चलो डायग्राम हो गया, अब आ जाते हैं एनसीईआरटी पर वापस। जरा देखो, यहीं से आएगी ना, बिल्कुल आगे देख। अ टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन। जब आप एक डाइकोट एम्ब्रियो को देखते हो तो आपको वहां पर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलिडन देखने को मिलते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज एपिकोटाइल। भैया जो आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है बच्चा, यानी कि जो लेवल ऑफ कॉटिलिडन है उससे जो ऊपर वाला पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, वो आपका है एपिकोटाइल, जो कि टर्मिनेट हो जाता है किसके साथ? प्लिम्यूल के साथ, या फिर स्टेम की टिप जिसको आप कहते हो। यानी कि जो एपिकोटाइल की जो टिप है ना बच्चा, उसी को आप कह रहे हो प्लिम्यूल। ठीक है, द सिलेंड्रिकल पोर्शन, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है और कहाँ है? बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, उसको आप कहते हो हाइपोकोटाइल, जो कि टर्मिनेट हो जाता है अपने लोअर एंड पर, जिसको आप कहते हो रेडिकल। यानी कि रेडिकल क्या है? रेडिकल कुछ और नहीं, टिप ऑफ हाइपोकोटाइल है। ठीक है, रेडिकल को रूट टिप भी कहते हैं, और ये जो रूट टिप है ये कवर्ड होती है किससे? आपकी रूट कैप से। आगे देखो, एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉटिलिडन possesses ओनली वन कॉटिलिडन। तो भैया जो मोनोकॉट का आपका एम्ब्रियो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही वेल डेवलप्ड कॉटिलिडन देखने को मिलता है, जिसको आप कहते हो स्क्यूटेलम। ठीक है, इन द ग्रास फैमिली
द कॉटिलिडन इज कॉल्ड, क्या कहते हो ग्रास फैमिली में उसी कॉटिलिडन को? स्क्यूटेलम आप कहते हो। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड दैट इज लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो कि भैया एम्ब्रियोनल एक्सिस की एक साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए आप इसकी पोजीशन क्या बताओगे? लेटरल है, ये साइडवेज प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपसे पूछे मोनोकॉट के अंदर जो रेमिनेंट दूसरा जो जो कॉटिलिडन जो डेवलप नहीं कर पाया उसको क्या कहते हैं? तो भैया उसको एपीब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा नहीं है बट डायग्राम में बताया है एनसीईआरटी ने। एट इट्स लोअर एंड, तो देखो इसके लोअर एंड पर द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द, एक मिनट में इसको बड़ा कर लेता हूं, एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज्ड, किसने एनक्लोज कर रखा है? एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ ने, जिसको आप कहते हो बच्चा कोलियोराइजा। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज एपिकोटाइल। तो बच्चा ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन है जो कि किससे ऊपर है? आपका जो स्क्यूटेलम का अटैचमेंट वाला पार्ट है उससे जो ऊपर वाला पोर्शन है किसका? आपके एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसको आप कहते हो एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स, एपिकोटाइल क्या है बच्चा? एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स है उसके पास, एंड अ लीफ प्राइमोडिया, उसके पास क्या है? लीफ प्राइमोडिया है, जिसको किसने एनक्लोज कर रखा है? एक फोलियर स्ट्रक्चर ने, जिसको आप कहते हो कोलियोप्टाइल, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया? सारे वही पॉइंट्स हैं जो जो मैंने आपको लिखाए हैं। आगे देखो, इसके बाद आ जाता है बच्चा आपका सीड, तो देख जरा सीड को। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भैया एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका सीड होता है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इसलिए हम इसको फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट, जो सीड होते हैं बच्चा वो आपके फ्रूट के अंदर बनते हैं। आ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट्स, कॉटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस। जनरली जब आप एक सीड को देखते हो तो बाहर आपको सीड कोट्स देखने को मिलते हैं, आउटर को टेस्टा कहते हैं, इनर को टैगमेन कहते हैं, दो कॉटिलिडन्स देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली बात कर रहा है बच्चा किसकी? डाइकोट वाला की, ठीक है। और एक एम्ब्रियो एक्सिस देखने को मिलती है। द कॉटिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर द सिंपल स्ट्रक्चर्स, जो कॉटिलिडन है बच्चा जो एम्ब्रियो के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो कैसे हैं? सिंपल स्ट्रक्चर हैं, जर्नली थिक होते हैं, स्वैलन होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टोरेज कर रखे है किसकी? रिजर्व फूड की, जैसा कि लेग्यूम्स में आपको देखने को मिलता है। मैच्योर सीड्स में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। जो मैच्योर सीड्स हैं भैया वो नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी कि नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चे जो आपका मैच्योर सीड आपको देखने को मिल रहा है उसने अपने डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान सारा एंडोस्पर्म खा लिया, यानी कि अब मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे सीड को कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, जो कि पी और ग्राउंडनट में आपको देखने को मिलता है। आगे देखो, एल्ब्यूमिनस में क्या होता है? एल्ब्यूमिनस सीड्स रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसा कि आपको देखने को मिलता है वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर में। तो होता क्या है, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पूरा एंडोस्पर्म इस्तेमाल नहीं करा जाता है, यानी कि मैच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म मिल जाता है। ऐसे ही सीड्स को कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स, और जो कि हैं आपकी वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ठीक है। आगे देखो, ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड शुगर बीट remnants of nucellus are also persistent. This residual persistent nucellus is perisperm। तो क्या होता है बच्चा, आपने न्यूसेलस के बारे में पढ़ा था, तो कुछ सीड्स में क्या होता है बच्चा, न्यूसेलस आपको देखने को मिलता है, यानी कि न्यूसेलस जो है परसिस्टेंट रह गया, बच गया, हमेशा रह गया, ठीक है। तो ऐसे सीड्स को आप कहते हो पेरिस्पर्म, ठीक है। यानी कि जो परसिस्टेंट न्यूसेलस है इसको आप कहते हो पेरिस्पर्म। किसमें देखने को मिलता है? ब्लैक पेपर में और शुगर बीट में। अब आगे देखो, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। तो बच्चा जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ओव्यूल के, वो जो है क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं, टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। और जो माइक्रोपाइल होता है बच्चा वो आपका जो है सीड कोट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। क्या है माइक्रोपाइल? एक स्मॉल पोर है। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो भैया जर्मिनेशन के समय इसी
पोर से जो है आपका ऑक्सीजन और वाटर एंटर करता है सीड के अंदर। एज द सीड मैच्योर, जैसे सीड आपका मैच्योर होता है, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड, इसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है, एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई, और सीड आपका ड्राई हो जाता है, लगभग 10 से 15% मॉइस्चर जो है बच्चा वो कम हो जाता है, 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास कम आपका हो जाता है। द जर्नल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, जो जर्नल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एक एम्ब्रियो की, स्लो डाउन हो जाती है। द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिवली कॉल्ड डोरमेंसी, इस तरीके से आपका जो एम्ब्रियो होता है बच्चा वो एक इनएक्टिव स्टेट में एंटर कर जाता है, जिसको आप डोरमेंसी कहते हो। और जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, इफ फेवरेबल कंडीशंस आर एवरेबल, वो क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। और फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं भैया, एक तो एडिक्वेट मॉइस्चर, यानी प्रॉपर मॉइस्चर मिले, ऑक्सीजन मिले, और जो सूटेबल टेम्परेचर इसको चाहिए ग्रो करने के लिए वो मिले, तब ये जर्मिनेट कर जाते हैं। आगे देखो, एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड, जैसे ही ओव्यूल बच्चा आपका मैच्योर कर जाता है किसमें, सीड में, ओवेरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, ओवेरी फ्रूट में डेवलप कर जाती है। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवेरी इनटू फ्रूट्स प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ओव्यूल का सीड बनना, ओवेरी का फ्रूट बनना, ये साथ साथ आपके होता है। आगे देखो, द वॉल ऑफ द ओवेरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प, जो ओवेरी की वॉल होती है बच्चा वो डेवलप कर जाती है किसके अंदर, फ्रूट वॉल के अंदर, जिसको आप कहते हो पेरिकार्प। द फ्रूट में भी फ्लैशी, फ्रूट आपका फ्लैशी हो सकता है, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज और मैंगो में देखने को मिलता है, और आपका ड्राई हो सकता है, जो कि ग्राउंडनट और मस्टर्ड में आपको देखने को मिलता है। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, कई सारे फ्रूट्स हैं जो है अलग अलग मैकेनिज्म्स को बच्चा क्या करा है आपका, अलग अलग मैकेनिज्म्स को इवॉल्व करा है अपने सीड्स के डिस्पर्सल के लिए। किस किस को यूज कर सकते हैं बच्चा, एनिमल को कर सकते हैं, वाटर को कर सकते हैं, आपके विंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसने यही सवाल पूछा है। फिर इसने पूछा है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवेरी एंड द नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन अ फ्रूट। तो ये वाला बात मैंने रिलेशन आपको बता दिया है, जो कि एनसीईआरटी ने यहाँ पर आपसे पूछा है। आगे देखो, इन मोस्ट प्लांट्स by the time the fruit develops from the ovary, other floral parts degenerate and fall off। मोस्टली प्लांट्स में आपको क्या देखने को मिलता है, जब तक आपका फ्रूट बच्चा डेवलप होता है ओवेरी से, ठीक है, ओवेरी डेवलप करके फ्रूट बनाती है, तब तक जो उसके अदर पार्ट्स होते हैं बच्चा, फ्लोरल पार्ट्स, वो आपके डीजनरेट कर जाते हैं और गिर जाते हैं। हाउएवर इन अ फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू एक्सेट्रा, जबकि कुछ स्पीशीज जैसे कि एप्पल में, स्ट्रॉबेरी और कैशूज में क्या होता है, जो थैलेमस होता है बच्चा वो कंट्रीब्यूट करता है किसमें, आपके फ्रूट फॉर्मेशन में, और इस तरह के फ्रूट्स को आप कहते हो फॉल्स फ्रूट्स। आगे देखो, मोस्ट फ्रूट्स हाउ एवर डेवलप ओनली फ्रॉम ओवेरी, जो मोस्टली फ्रूट्स होते हैं वो बच्चा वो आपके ओवेरी से ही डेवलप होते हैं, और उनको आप कहते हो ट्रू फ्रूट्स। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मोस्टली जो स्पीशीज देखने को मिलती हैं बच्चों आपको, उसके अंदर जो फ्रूट है वो एक्चुअली में रिजल्ट है किसका, फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन हुआ इसलिए फ्रूट बना। बट देयर आर फ्यू स्पीशीज, पर कुछ फ्यू स्पीशीज हैं इन विच फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जिनके अंदर फ्रूट का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। ऐसे फ्रूट्स को आप कहते हो बच्चा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आप कहते हो। जैसे कि बनाना जो है इसका एक एग्जाम्पल है। जो पार्थेनोकार्पी है इसको आप इंड्यूस कर सकते हो किसके थ्रू, आप एप्लीकेशन के थ्रू, किसकी, ग्रोथ हार्मोन। सच फ्रूट्स आर सीडलेस, अगर आप किसी फ्रूट के अंदर पार्थेनोकार्पी चाहते हो कि भैया इसके अंदर सीडलेस बने, बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बने, तो आपको जो है क्या करना होगा, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स उसको देने, प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं वो आपके सीडलेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो सीड कहां से बनते। आगे देखो, सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म, सीड जो है बच्चा कुछ एडवांटेज ऑफर करते हैं एंजियोस्पर्म को। फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, जैसे कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है एंजियोस्पर्म के अंदर, जैसे कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन बच्चा, उसके अंदर वाटर की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि जो सीड का फॉर्मेशन है वो जो है आपका डिपेंड करता है वाटर पर, ठीक है। आल्सो सीड्स हैव, और सीड्स के पास क्या होता है, बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं किसके लिए, अपने डिस्पर्सल के लिए, जिससे कि वो नए हैबिटेट्स में पहुंच सकें और स्पीशीज की मदद कर सकें
कॉलोनाइज करने में, ठीक है, बसने में उनको अदर एरियाज में, ठीक है, एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व। इनके पास जो है क्या होता है बच्चा, सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है। तो जो यंग सीडलिंग्स हैं आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। तो जो यंग सीडलिंग्स होते हैं बच्चा, जब निकला ही निकला होता है पौधा, इतना सा दिखता है आपको, तो उस समय क्या होता है, इसके पास फूड रिजर्व होता है, तो ये इसको फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब तक फूड प्रोवाइड करता है, जब तक वो खुद कैपेबल नहीं होता फोटोसिंथेसिस करने के। आगे देखो, द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। जो हार्ड सीड कोट होता है बच्चा, वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन यंग एम्ब्रियो को। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि आपको पता है ये एक प्रोडक्ट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन। इसलिए यहां पर आपको जेनेटिक वेरिएशन भी देखने को मिलती है। क्या ये वही सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं? आगे और देखो, सीड्स इज द बेसिस ऑफ आर एग्रीकल्चर। सीड जो है बच्चा वो हमारे एग्रीकल्चर का बेसिस है। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स which can be used as food throughout the year and also to raise crops in the next season। तो भैया जो सीड्स के अंदर ये जो डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी होती है बच्चा मैच्योर सीड्स के अंदर, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि जिससे कि हम इन सीड्स को स्टोर कर पाते हैं, इनको फूड की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, और अगले सीजन में ही इनको ही डाल के क्या करते हैं बच्चा, नई क्रॉप भी बना लेते हैं, ठीक है। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स? क्या आप एग्रीकल्चर को बारे में सोच सकते हो अगर आपके सीड्स ना होते तो? और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर। और अगर सीड ऐसे होते कि जो सीधे के सीधे बनने के बाद ही जर्मिनेट कर जाते और जिनको स्टोर ना करा जा सकता, अगर ऐसी कंडीशन होती तो क्या आप एग्रीकल्चर के बारे में सोच सकते थे? भाई बड़ी समस्या हो जाती, ठीक है। आगे देखो, हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड? तो भैया ये सीड्स कब तक जिंदा रहते हैं अपने डिस्पर्सल के बाद? दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। तो भैया ये जो पीरियड होता है बहुत ही ज्यादा जो है क्या होता है, वेरी करता है एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में। इन अ फ्यू स्पीशीज सीड लूज वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ। कुछ सीड्स के अंदर क्या होता है बच्चा, वायबिलिटी कुछ महीनों में ही गायब हो जाती है, यानी चली जाती है, उसके बाद वो जर्मिनेट नहीं कर सकते। सीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स। कुछ ऐसी भी स्पीशीज होती हैं बच्चा जिनके जो है सीड्स जो है लगभग कई सालों तक जो है आपके क्या रहते हैं, वायबल रहते हैं। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो भैया कुछ सीड्स ऐसे हैं जो सेंचुरीज तक अलाइव रह सकते हैं। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड्स। तो भैया कुछ ऐसे सीड्स हैं जो बड़े ही पुराने हैं और वायबल हैं, ठीक है। द ओल्डेस्ट इज दैट, ओल्डेस्ट है बच्चा आपका ल्यूपिन का, ल्यूपिनस आर्कटिकस का, जिसको कहां से निकाला गया, आर्कटिक टुंड्रा से। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 1000 ईयर ऑफ डोरमेंसी। ये जो सीड है बच्चा लगभग 10,000 साल तक डोरमेंट रहा, किसका, ल्यूपिनस आर्कटिकस का। कहां से निकाल के लाए, आर्कटिक टुंड्रा से। 10,000 साल तक डोरमेंट रहा और फिर उसके बाद डाला गया इसको, तो ये जर्मिनेट करके इसने फ्लावर बना दिया, ठीक है। A recent record of 2000 years old Bible seed is of date palm Phoenix dactylifera discovered during the archaeological excavation at the King Herod's Palace near the Dead Sea। तो क्या हुआ भैया, जो है डेड सी के पास जो किंग हेरोड्स का पैलेस है वहां पर एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुई, खुदाई हुई वहां पर, और एक सीड मिला किसका, डेट पाम का, फिनिक्स डक्टाइलिफेरा का, लगभग 2000 साल पुराना सीड, उसको डाला गया भैया, जर्मिनेट कर गया, फूल निकल गया उसमें से। तो भैया इतनी वायबिलिटी भी सीड्स की हो सकती है, ठीक। अब देखो आगे, आगे जो है बच्चा ये वही वाला पैराग्राफ दे रखा है जो मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, क्वेश्चंस पूछे हैं और यहाँ पर वही ओरोवेंकी और ऑर्किड्स के बारे में बात करी है, मैंने बता दिया आपको। अब ये देखो यार, ये आपके कुछ जो है सीड्स के जो है फोटोज दे रखे हैं, याद रखने, ये क्या दिख रहे हैं बच्चा, कॉटिलिडन दिख रहे हैं, यहाँ पर माइक्रोपाइल दिख रहा है आपको। भैया ये डायग्राम एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला डायग्राम तो आपको 11th में भी पढ़ाया गया था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन डायग्राम्स को एज इट इज अपने दिमाग में बच्चा सेट कर लोगे, ये एज इट इज पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। वो सीधे एक दो चीज इसमें से गायब करेंगे और सीधे पूछ लेंगे आपसे। तो अलग अलग सीड्स के ये क्या दे रखे हैं बच्चा, दे रखे हैं डायग्राम्स जिसमें आपको लेबलिंग आनी चाहिए। अब ये देखो,
दूसरा दे रखा है फॉल्स फ्रूट एप्पल का और ओवेरी का। तो देखो ये दिख रहा है थैलेमस, थैलेमस से ही डेवलप करता है आपका एप्पल। ये डायग्राम पूछा जा चुका है, ये वाला जो एंडोकार्प और मीजोकार्प करके दे रखा है ना बच्चा, ये आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, अब ये देखो ये दिख रहा है स्ट्रॉबेरी, थैलेमस से डेवलप होती है अकीन। अब ये अकीन जो आपको दिख रहा है ना बच्चा, अपने आप में एक फ्रूट है। तो स्ट्रॉबेरी जो आपके यहाँ पर दे रखी है, ये स्ट्रॉबेरी ये रही, ये क्या है एक्चुअल में? तो बच्चा ये है आपका फॉल्स फ्रूट। और इसके अलावा ये क्या है? एग्रीगेट फ्रूट है। अकीन कई सारे अकीन से मिलकर बनी है, अकीन अपने आप में एक फ्रूट है। ठीक है, तो कई सारे अकीन मिलते हैं, जो ब्राउन डॉट देखे हैं कभी, स्ट्रॉबेरी खाई है आपने, बहुत सारे ब्राउन डॉट्स दिखते हैं, तो वो क्या है? अकीन है, अपने आप में एक फ्रूट है। तो ये क्या है? फॉल्स फ्रूट है। आप यहां पर लिख लोगे एग्रीगेट फ्रूट भी है, एग्रीगेट फ्रूट भी है ये, यानी कई सारे फ्रूट से मिलकर ये आपका बना है। ठीक है, और एक फ्रूट को इसमें क्या कहते हैं? अकीन कहते हैं। कोई बच्चा चाहे तो इसको नोट कर सकता है, यही अकीन यहां पर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, ये देखो ये डिस्क्राइब कर रखा है अकीन, ब्राउन वाला जो एक एक ब्राउन पार्ट होता है। आ गया समझ में? ये आपको थैलेमस दिख रहा है, सीड दिख रहा है। ठीक है, मीजोकार्प, एंडोकार्प, इन दोनों डायग्राम्स को अच्छे से भैया दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। अच्छा आपको दिख नहीं रहा यार, शिट, कर लो नोट डाउन, पॉज करो और नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? आओ देखो। तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलो ख्याल रखो अपना और पढ़ाई करते रहो।